दोस्तों पिछले 4 सालों से भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना जिन हथियारों का इंतजार कर रही थी, फाइनली उन्हें खरीदने की मंजूरी डीएसी की तरफ से दी जा चुकी है। तो क्या अब भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना अजय बनने जा रही हैं? आज एक ऐसी खबर सामने निकल के आई जो भारत के रक्षा इतिहास के सबसे बड़े अध्यायों में से एक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद, जिसे इंग्लिश में हम डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल कहते हैं, की तरफ से ये फैसला लिया गया है। इस फैसले के सामने आते ही चीन और पाक से अलग अलग रिएक्शन भी सामने आने लगा है और इस नए प्रोजेक्ट में 114 नए राफेल की खरीद भी शामिल है। तो वहीं दूसरी खबर ब्रिक्स से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ब्रिक्स शेयर करेंसी को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे थे और शेयर कहें या फिर कॉमन करेंसी का सपना अब टूट सा गया है, क्योंकि भारत अब इसकी अध्यक्षता नहीं कर रहा, स्पेशली करेंसी के मामले में। और जैसे ही भारत ने अपना दांव खेला, वैसे ही दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट को शॉक लगा है कि जहां भारत से पूरी उम्मीद थी कि भारत एक तरफ होकर के फैसला लेगा, ये फैसला पूरी तरीके से कैसे पलट सकता है। तो जिस तरीके की अनप्रेडिक्टेबल जियोपॉलिटिक्स पूरी दुनिया करती है, भारत ने भी वही करना शुरू कर दिया है। जानते हैं आज के इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहली और बड़ी खबर भारतीय वायुसेना और नौसेना से है, जहां पर भारत सरकार ने 114 राफेल लड़ाकू विमान, जो कि भारत के MRFA यानी कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, और नौसेना के लिए 6 एडिशनल P-8I पोसीडन समुद्री गश्त विमानों को खरीदने की हरी झंडी दे चुकी है। यह केवल एक रक्षा सौदा नहीं बल्कि $25 बिलियन से भी अधिक बड़ा एक मेगा डील होने वाली है, जो मेक इन इंडिया की तस्वीर को बदल करके रख देगी। आखिर ये 114 राफेल पहले वाले राफेल से कैसे अलग होंगे और हिंद महासागर में चीन की पनडुब्बियों का काल बनने जा रहे P-8I विमान की भूमिका क्या होगी? दरअसल भारतीय वायुसेना लंबे समय से 42 स्क्वाड्रन की कमी से जूझ रही है, यानी कि भारतीय वायुसेना में इतनी स्क्वाड्रन्स के फाइटर जेट्स होने चाहिए, लेकिन हम 30 स्क्वाड्रन्स के आसपास ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन MRFA प्रोग्राम इसीलिए लॉन्च किया गया ताकि हम एग्जिस्टिंग स्क्वाड्रन्स को फुलफिल कर पाएं, और इसी के तहत 114 नए राफेल खरीदे जाएंगे, जिसकी मंजूरी फिलहाल मिल चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से अधिकांश विमान भारत में ही डसॉल्ट एविएशन और भारतीय पार्टनर्स द्वारा तैयार किए जाएंगे। एडवांस स्पीशीज की बात की जाए तो ये राफेल के F4 स्टैंडर्ड्स होंगे, जो कि पहले वाले राफेल से ज्यादा आधुनिक रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और घातक हथियारों से लैस होंगे। तो हमें नए मॉडल दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पुराने मॉडल चिपका दिए जाएं। एंड में भी कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि हमने फ्रांस से जब बातचीत की तो अपने F2 F3 वेरिएंट्स वाले राफेल देने के वादे किए जा रहे थे, और शायद इसी बात पे भारत नाराज था कि जब इतनी मोटी रकम खर्च की ही जा रही है तो क्यों एडवांस वर्जन भारत को नहीं दिया जा रहा। वहीं नौसेना के लिए भी अच्छी खबर है, जहां पर नौसेना के लिए 6 नए P-8I विमानों को मंजूरी दे दी गई है। और ये मंजूरी भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, जरा इसे बताते हैं। दरअसल ये विमान एक तरीके से सबमरीन हंटर के रूप में काम करेंगे। P-8I दुनिया के सबसे खतरनाक एंटी सबमरीन विमान है। यह हिंद महासागर में चीन की घुसपैठ को रोकने में सबसे ज्यादा माहिर विमान है, और भारत पहले से ही इन विमानों का इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय नौसेना इनके ऑपरेशंस को बखूबी जानती है, इसीलिए भारत को इन्हें ऑपरेट करना और ज्यादा आसान होगा। अच्छी बात यह है कि इसके हम मैरीटाइम सर्वेलांस इजीली कर सकते हैं। ये 6 नए विमान पहले से ही मौजूद 12 P-8I विमानों के बेड़े को और ज्यादा मजबूत करेंगे, जिससे भारत का समंदर पर पूरा कंट्रोल बढ़ेगा। यह मंजूरी अमेरिका के साथ बढ़ते डिफेंस कॉपरेशन का भी हिस्सा कहा जा सकता है, जिसके तहत हमने इस प्रोजेक्ट को फाइनल मंजूरी दी है, क्योंकि इस डील में रूस और कई और देशों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन 95% ये बात कंफर्म हो चुकी है कि डील अमेरिका के हाथ में जा चुकी है। रिपोर्ट संकेत देती हैं कि राफेल ने इस रेस में बोइंग के F-15EX और स्वीडन के ग्रिपेन को पीछे छोड़ दिया है। सिर्फ टेक्नोलॉजीज और सोर्स कोड और इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज ही नहीं, बल्कि बहुत सारे कॉस्ट कटिंग फीचर्स भी इन्वॉल्व किए गए हैं और बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज भी किया गया है दोनों ही तरफ से, तब जाकर के ये डील राफेल की तरफ शिफ्ट हुई है। आपको बता दें यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहला है लॉजिस्टिक। वायुसेना पहले से ही राफेल उड़ा रही है, इसलिए पायलट ट्रेनिंग और स्पेयर पार्ट्स की जो मेंटेनेंस है वो हमारे लिए इजी हो जाएगी। दूसरा है वॉर एक्सपीरियंस। OP सिंदूर और अन्य तनावपूर्ण स्थिति में राफेल की विश्वसनीयता
मुद्दा ने सरकार को यह बड़ा फैसला लेने पर मजबूर किया है और कहा जाए तो प्रेरित किया है कि हमें राफेल से अच्छा ऑप्शन नहीं मिल सकता है। फिलहाल सवाल यह है कि यह रक्षा निवेश भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या मायने रखता है। पहला है लोकल इकोसिस्टम। 114 राफेल भारत में बनने से हजारों मीडियम उद्योग भारत के अंदर खुलेंगे। बहुत सारे पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स लोकल कंपनी से खरीदने हैं। ये चीजें भारत ने पहले ही कंपनी को क्लियर कर दी है। दूसरा फायदा एमआरओ हब। भारत अब फ्रांस की मदद से जेट इंजन और फाइटर जेट्स के रखरखाव ग्लोबल हब बनने की तैयारी में है और ऑलरेडी हमने डसॉल्ट एविएशन के साथ पार्टनरशिप कर ली है ताकि एमआरओ फैसिलिटीज भारत में सेटअप हो पाए। इन फ्यूचर भारत के इर्द गिर्द यानी कि कई आसपास के देशों में भी अगर राफेल बेचा जाता है तो उस राफेल की मेंटेनेंस इजीली भारत से होकर के उस देश वापस चली जाएगी, उसे फ्रांस नहीं जाना पड़ेगा। और तीसरा है टेक्नोलॉजिकल एज। भारत को जेट इंजन और एरोनॉटिक्स की वह सीक्रेट टेक्नोलॉजीज भी मिल जाएंगी जो अब तक भारत के पास नहीं थी। ओवरऑल वर्क एक्सपीरियंस से हम अपने नए प्रोजेक्ट को इजीली और एडवांस क्वालिटीज के साथ डेवलप कर पाएंगे। निष्कर्ष ये है कि डीएसी की इस मंजूरी से भारत 21वीं सदी के युद्ध के लिए तैयार कर दिया गया है। 114 राफेल आसमान में राज करेंगे और 6 P-8I समुद्र के रखवाले बनेंगे। अब किसी भी दुश्मन के लिए भारत की सीमाओं की ओर आंख उठाकर देखना मुमकिन नहीं होगा। तो डीएसी के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट ब्रिक्स से सामने निकल के आ रही है जिसकी पहली आधिकारिक अध्यक्षता और मेजबानी इस बार भारत की तरफ से की जा रही है। तो क्या ब्रिक्स की साझा मुद्रा यानी कॉमन करेंसी का सपना अब टूट सा गया है, क्योंकि आज ही खबर सामने निकल के आई जो दिल्ली में चल रही ब्रिक्स शेरपा बैठक से ये खबर सामने आई है और इस खबर के सामने आते ही दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट्स को चौंका करके रख दिया है। रूसी शेरपा ने साफ किया है कि ब्रिक्स अपनी कोई कॉमन करेंसी फिलहाल एजेंडे में नहीं रख रहा है। ये बयान तब आया जब रूस खुद डॉलर के खिलाफ मुखर करके बोल रहा है। आखिर रूस ने अपना रुख क्यों बदला? क्या भारत की अध्यक्षता में ट्रंप प्रशासन को खुश करने के लिए भारत की तरफ से ही ये फोर्स किया गया है और बड़ी राजनीति चली गई है? आपको बताते हैं सारी डिटेल्स। दरअसल दिल्ली में आयोजित हो रही पहली शेरपा बैठक में रूसी प्रतिनिधि ने साफ शब्दों में कहा कि नो कॉमन करेंसी आएगी, यानी कि ब्रिक्स अपनी कोई एकल करेंसी अभी संभव नहीं करता है और लोकल करेंसीज पर फोकस किया जाएगा। यानी कि ब्रिक्स में शामिल जितने भी देश हैं वे अपने लोकल करेंसीज में एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे और इससे डॉलर को दिक्कत भी नहीं होगी और डॉलर को बचाने के लिए ट्रंप की जो राजनीतियां हैं वो हम देशों पर भारी नहीं पड़ेंगी। इसमें हम रुपया, रूबल, युआन का इस्तेमाल करेंगे आपसी व्यापार बढ़ाने के लिए और एक साझा मुद्रा से केंद्रीय बैंकों के इंटीग्रेशन और डीप इकोनॉमिक यूनिटी होनी जरूरी है, जिसके लिए ब्रिक्स अभी शायद पूरी तरीके से तैयार नहीं है। और सही बात है कि भारत, चीन, रूस तीनों देशों को मिला लिया जाए तो इनके पास बड़ी अर्थव्यवस्था है, बड़ी पॉपुलेशन है और बड़े मामले में ट्रेड किए जाते हैं। जब तक कोई सेंट्रल बैंक नहीं बना ली जाती है, पूरा एक एडवांस और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर नहीं होता है, हम कैसे नई करेंसी लॉन्च करके इसको ट्रेड की तरह इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल सब कुछ जो फैसला लिया गया है इसमें कहीं ना कहीं ट्रंप की तरफ झुकाव देखा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि जो देश डॉलर को छोड़ने या फिर नई करेंसी लाने की कोशिश करेंगे उन पर 100% टैरिफ लगेगा। भारत वर्तमान में ब्रिक्स का अध्यक्ष यानी कि चेयर है और भारत नहीं चाहता कि ब्रिक्स के मंच का इस्तेमाल करके हम अमेरिकी विरोधी छवि बनाने के लिए कोशिश करें। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत ने रूस को मनाया है साझा मुद्रा की बात अभी के लिए टाल दी जाए ताकि अमेरिका के साथ हुई हालिया ट्रेड डील पर कोई आंच न आए और उम्मीद यह है कि भविष्य में चीजें और ज्यादा एडवांस हो सकती हैं और हम ब्रिक्स पे ला करके उसमें यूपीआई इंटीग्रेट करते हुए स्विफ्ट सिस्टम को पूरी तरीके से बाईपास करेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं भारत की इस बैलेंसिंग कूटनीति पर? कमेंट्स अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।